देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इस वक्त सबसे पहले जैसे कि हम देख रहे हैं कि कल एपीसी के बाद जो है हालात और वाक़यात अक्सर मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। एपीसी इससे पहले भी होती रही ऑपोजिशन जमातों की, ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में कल जो है वो एपीसी हुई है ऑपोजिशन जमातों की। पहले एपीसी जी जिसमें मैं बात करूं जो 4 नवंबर को जिस तरह से 4 नवंबर को इससे पहले जो मौलाना फजल रहमान साहब ने की वो 2019 को वो हमारे सामने थी। उससे पहले हमने देखा कि 25 जून 2019 को एक एपीसी इजलास हुआ है। उससे पहले 25 अगस्त 2020 को एक इजलास हुआ है एपीसी का, और फिर उसके बाद हमने देखा है कि 14 एपीसी इजलास जो है वो 20 सितंबर 2020 को भी एक हुआ था। साथ ही साथ अब जो ये यानी कि जो कल हुआ है, इसके अलावा जो एक बड़ी ही तवज्जो तलब बात है वो ये है इस सारे मामले में। आज की तो मैं चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा माजी के हवाले से इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अपने नाजरीन को इस बात का याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले क्या होता रहा और अब इस वक्त दौर हाजिर में क्या हो रहा है या आज क्या हो रहा है। मरीम नवाज साहिबा ने जलसे किए थे कुछ, जो हमें मुझे याद है। एक 28 मई 2019 में लाहौर में जलसा किया, 19 जून 2019 को एक सियालकोट में जलसा हुआ, 7 जुलाई में मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया, 23 जुलाई में फैसलाबाद में जलसा हुआ, 26 जुलाई को कोयटा में जलसा किया, 2 अगस्त को पाकपतन में जलसा हुआ, 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा किया और 6 अगस्त को एक सरगोदा में जलसा हुआ था। उस वक्त हमने ये देखा कि वहाँ पर इस तरह से मीडिया पर दिखाने की उसके ऊपर पाबंदी थी और उस तरह से मीडिया नहीं दिखा सका। जो कल की जो डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद मैं बात करूं कि कल की जो एपीसी हुई उसको उस तरह से दिखाया गया सारे टीवी चैनल्स पे जिस तरह माजी में नहीं दिखाया गया। तो क्या इससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है ऑपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी? क्योंकि वो हुकूमत, वो पार्टी, वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कल तक ये कह रहे थे कि जी मैं ऑपोजिशन से सख्त नाला हूँ, मैं ऑपोजिशन को बिल्कुल स्पेस नहीं दे सकता, वो ये अक्सर मुस्तरद हो गई तमाम तर चीज़ें। इसी सिनारियो में जो दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि अब हमें यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि अस्करी क़यादत की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसके बाद जो है वो फ़ौज को सियासत से दूर रखने पर जोर दिया गया है। एक तरफ ये भी मामला है क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह की बातें कल की हैं, उसके बाद ऑपोजिशन को क्या वाकई कोई टफ टाइम मिल सकता है हुकूमत की जानिब से, मज़ीद ये भी सवाल है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि इस बार एपीसी में नहीं दरारें पड़ेंगी और ये एपीसी आगे तक इसके असरात जो है मज़बत वो मुरतब होंगे। बहरहाल ये वो सारी बातें हैं जिनके ऊपर सवालात हैं और इनके जवाबात आज मैं अपने मेहमानों से ज़रूर लूँगी और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दी है जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि एपीसी में रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश थी। क्या आया वाकई ऐसा है या फिर अगेन सियासत हो रही है? और आज ही इस सारे तनाजुर में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो यास्मीन राशिद साहिबा ने दिया है और वो ये कि जी उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ की जो पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं और इस मामले पर मेडिकल बोर्ड को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। अच्छा, ये बात इसलिए काबिल आज ज़ेर बहस भी और काबिल गौर भी है क्योंकि इस सारे तनाजुर में जब कल नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की एपीसी में और जब उन्होंने एड्रेस किया पूरी मीडिया से और लोगों से थ्रू इंटरनेट या थ्रू मीडिया, आप ये कह लें सोशल मीडिया, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं कि जी देखिए लोग ये कह रहे हैं और ख़ासतौर पे हुकूमत के कि अगर अब वो ठीक हैं तो वापस क्यों नहीं आ जाते। और यास्मीन राशिद साहिबा को अपनी ही पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी हैं और जिसमें दीगर वुज़रा हैं जो कि बार बार ये कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थी जिसके तहत जो है नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया। ये वो सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त ज़ेर बहस हैं और गर्दिश कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के जवाब लेने के लिए जी आज मैं बात करूंगी, अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब आज लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ। बैठे हैं दीवान सचल साहब हैं, आप एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच दीवान सचल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे हैं फाज शफीक साहब हैं, नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया फाज शफीक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे बैरिस्टर हलार वसान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आप नुमाइंदगी करेंगे। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया हलार वसान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। दीवान सचल साहब ये बताइएगा, कल की एपीसी हो गई ऑपोजिशन की, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब इजाज़त भी दे दी थी कि जी बात करे की जाए ऑपोजिशन, और जब बात करें एपीसी तो दिखाने की भी इजाज़त मिल गई और सारी चीज़ें हो गई। अब इस वक्त जो ये एक नया कट्टा खुल गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि जी आखिरकार जो है वो क्या हुकूमत वाकई घर जा रही है, क्या इन हाउस तब्दीली आ रही है, या फिर नए इंतखाबात की तरफ की जो बात ऑपोजिशन कर रही है और फिर लॉन्ग मार्च की भी बात हो रही है। ये जो सारा सिनेरियो एकदम से इमर्ज हुआ है, इस पे आपको हुकूमत क्यों इस वक्त जो है वो इतनी ज़्यादा वोकल होकर जवाब देने की कोशिश कर रही है? ठीक है, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तो लेट द ऑपोजिशन से वॉट एवर दे आर सेइंग, तो फिर क्यों इस तरह से आके हर एक बंदा आ रहा है और आके जो है डिफेंड कर रहा है और जवाब दे रहा है? क्यों एक कंफ्यूजन सी लग रही है जो कि ऑपोजिशन क्लेम भी कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जो आप बात कर रही हैं कि जी गवर्नमेंट जवाब क्यों दे रही है, गवर्नमेंट का काम है जवाब देना। रही बात ये जो एपीसीज की है, आपने खुद एक बहुत बड़ी लिस्ट बता दी जो एपीसीज आज तक हुई है। किसी का कोई 0/0 रिजल्ट भी हो तो वो भी हंसने वाली बात होगी। रही बात ये धरना होगा, ये होगा, ये तो हम लोग जिस दिन से खान साहब आए हैं, मैं तो उस दिन से ये बात सुन रहा हूँ, बस आज गवर्नमेंट गई और कल गवर्नमेंट गई। 20-25 बार तो आज तक आप भी मेरे को शो पे बोल चुकी है जी, हम ये सुनने में आ रहा है कि अगले हफ्ते गवर्नमेंट जा रही है। छोड़ो ना, ये बातें करने की होती है, इनको ना जिंदगी में। मैंने नहीं कहा ऑपोजिशन कहती है, हाँ, ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आप भी ये बात शो पे कर चुकी है 20-25 बार, तो मेरे साथ कर चुकी है 2 साल में। कुछ नहीं होना, ये सिर्फ बातें हैं। मौलाना साहब लास्ट टाइम जाके उन्होंने धरना दिया था इस्लामाबाद में, 2-4 दिन में बेचारे बोर हो गए, घर चले गए। कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। 126 दिन धरना देने की हिम्मत हमारे में थी। आज तक आप मेरे को पता है पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री में कभी 126 दिन का धरना दिया है किसी पार्टी ने हमारे अलावा? तो ये मतलब वही बात है, हिम्मत की बात होती है। रही बात बिलावल साहब 4-5 बार तो आज तक लॉन्च हो चुके हैं। 4-5 बार मैं डेटे मैं सुन चुका हूं उनकी कि मैं जनवरी में ये कर लूंगा, मार्च में वो कर लूंगा, अप्रैल में वो कर लूंगा। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही थी जिसको मेरे को बड़ा हंसी आ रही थी उस टाइम पे। आपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था जी, क्योंकि वो स्पीच दिखा दी गई है पहले। मैं भी आपसे वो सवाल कर रही हूँ कि जब जलसे इतने सारे हो रहे थे और जब मरियम नवाज साहबा भी और नवाज बात कर रहे थे, तो उस वक्त क्यों नहीं आप मेरे को पार्टी पॉलिसी कोई वो दिखा दे, मीडिया की पॉलिसी दिखा दे कि किसी ने रोका था। आपकी रेटिंग्स की जिम्मेदार आप खुद है। अगर आप लोग को नहीं लग रहा था कि उनकी कोई रेटिंग आएगी तो नहीं दिखाओ जल्द से, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपके डिक्टेट करूंगा आपको कि मरीम नवाज साहब। तो फिर वजीर आजम साहब ने कल क्यों फिर बांग्लादेश डिक्टेट किया कि आप लोग दिखा सकते हैं? वजीर आजम साहब ने नहीं कहा था। वजीर आजम साहब ने इसलिए कहा था क्योंकि मीडिया ने उनसे सवाल किया था, जी हम दिखाएं, जी दिखाएं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? नवाज शरीफ साहब जितनी कल बातें कर रहे थे, सुन लो, हाँ मेरे को स्टेटमेंट दिखा दे जो नवाज शरीफ साहब ने कल जो पूरी तकरीर की कि जी मैं उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने इनको लाए। नाम लिया किसी का? नहीं, नाम लिया फयाजुल हसन चौहान, शिबली फराज साहब परसों तक बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-1 घंटे की कर रहे थे कि हम उनको नहीं चाहिए कि वो बात करें और मीडिया नहीं दिखाएगा, हम मीडिया को कहेंगे क्योंकि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है। तो एक बात पे रहे ना, एपीसी रोकने आपको किसी ने नहीं रोका था कि एपीसी को आप ना दिखाएं, जिसमें जितने बाकी लोग हैं, बिलावल साहब है, मरियम साहिबा है, अपना मौलाना फजलुर रहमान है, शहबाज शरीफ है, ये कन्विक्टेड नहीं है। मरियम साहिबा कन्विक्टेड थी बट वो स्टे हो गया। अच्छा। नवाज शरीफ साहब बेल पे बाहर गए हुए हैं, उनकी कन्विक्शन अभी भी स्टैंड करती है। एज ऑफ कुछ दिन बैक तो वो एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर हो गए। एक एब्सकॉन्डर को आप मीडिया पे शो करना चाह रहे हैं, उससे आपकी रेटिंग बढ़ती है तो बढ़ा ले। अच्छा, अभी कल इंडियन चैनल ने क्या दिखाया है? उनके आके स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले 20 सालों से नवाज शरीफ साहब को प्रॉप किया है, हेल्प की है, और देखे जी ये कितने बुरा, ये क्या, अब वो आर्मी को अटैक कर रहे हैं। यार जब कमर बाजवा साहब की वो थी, वोट हो रहे थे, तब तो नवाज शरीफ साहब फैल गए, तब तो वोट दे दी। आज फिर जो दिल कर, मुझे एक सरदारी साहब की भी तकरीर याद आ रही है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद क्या हुआ, 2 साल जाके दुबई बैठ गए। ये लंदन से हमें क्या ईंट से ईंट ही बजाते? बोलो इतनी दम है तो पाकिस्तान आए और देखते हैं। वो जो शहबाज शरीफ तो लास्ट टाइम एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचे उनको रिसीव करने। ये सारी बातें मुझे भी याद है, मेरे दोनों भाइयों को भी याद होंगी।
आप लोग को तो मीडिया को तो आदत है बुरी जानने की, नहीं, इसलिए मैं आपकी तो बात ही नहीं करता। हमें सब याद है, जब भी मैंने सारी बातें सारे इवेंट्स गिनवा के नहीं तो आपने ये गिनवाया कि जब नवाज शरीफ साहब लास्ट टाइम आए थे तो शहबाज शरीफ साहब ट्रैफिक में फंस गए, एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचे। अच्छा वाई देखिए बात सुने, एक चले मैं इस पे मैं भी आपकी तरफ आ रही हूँ दोबारा, लेट फहाद स्पीक, मैं फहाद की तरफ जाऊं, मैं आपसे ये भी बात करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुतनाज़ बात करें हम इदारों की भी, लेकिन माजी में आपके वजीर आजम साहब क्या स्टेटमेंट्स देते रहे वो भी मैं चलवा सकती हूँ, तो आप इस तरह तो सब कुछ बोलते रहे, कोई देयर इज नो ओनली वन पर्सन हु इज सेइंग, और या जो आज एलिगेशन लगा रहे हैं। अच्छा मैं फहाद शफीक साहब आपकी तरफ आई हूँ, फहाद शफीक साहब ये बताएं कि आज कल जो एपीसी हुई, कल जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने बात करी और जिस तरह से वो इतने वोकल हुए थे और ये बात भी कह दी कि जी हम वजीर आजम इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ नहीं है और हम उनके खिलाफ है जो लाए ये इस तरह की बातें अगेन, इस तरह की चीज़ें करना, ये क्यों इस तरह से चीज़ें ट्रिगर की जा रही हैं? और जहां पर पीटीआई का क्लेम भी है कि भाई आप भी तो माजी में किसके साथ जो है वो दोस्ती करते हुए आए हैं या किसके आप साथ आए, तो ये भी तो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो ये फिर इदारों को मुतनाज़ बनाना, ये सियासत इस तरह की करना दोबारा से, ये क्या फेयर इनफ है? ये ज़ेब देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रिदा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कल मियां नवाज शरीफ को जो पहले बात हो रही थी कि उनकी तकरीर को ऑन एयर करने के लिए वजीर आजम ने इजाज़त दी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वजीर आजम ने स्टॉप किया हुआ था मीडिया चैनल्स को। अच्छा। ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, ये सारे चैनल्स वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। जो दिखाता था आज वो जेल में है, सही है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मरियम नवाज के जितने जलसे हुए, कितने बड़े बड़े क्राउड्स के जलसे हुए, एक चैनल ने नहीं दिखाया, ऐसा ही है। 126 दिन का जब धरना था, वो एक ड्रामेबाजी जो लगाई थी इन्होंने डी चौक पे, उसमें आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा घंटा नहीं था जिसमें मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी उस वक्त कि उनको स्टॉप किया गया और मीडिया को कि आप मत दिखाएं। हमने कभी भी किसी भी इदारे को, किसी भी, मतलब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के अंडर में आता था, उस वक्त मरीम औरंगजेब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, किसी ने कोई नहीं बोला कि स्टॉप करें, क्योंकि देखिए आप बोलते हैं कि गैर मतलब पॉलिटिक्स से हट के इदारे होने चाहिए और आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, सही है, गैर सियासी आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपके वजीर आजम ने क्यों बोला, और अगर वो नहीं बोलते तो क्या नवाज शरीफ की स्पीच दिखाई जाती? आप मुझे बताएं। जिनकी स्पीच स्टॉप करानी थी, इल्जाम दूसरे पे लगा के स्टॉप करा दी, मौलाना फजल रहमान की, जो इशू वहां पे क्रिएट हुआ, सही है। ये बिल्कुल वही बात है, ये जितने भी स्क्रिप्ट का मामला हुआ, वो तो देखिए स्क्रिप्ट खुद मरियम औरंगजेब साहब ने कहा ये आपकी स्क्रिप्ट नहीं है, आपकी स्क्रिप्ट तो ये नई वाली, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले टाइम पे बात हुई थी ना। उससे बीच में जब मौलाना साहब थोड़े से नाराज हुए कि मेरी तकरीर क्यों नहीं दिखाई गई चैनल्स पे, ये बात आपको पता है, एपीसी के दरमियान सही है, तो सोशल मीडिया पे चल रही थी उनकी स्पीच। दूसरी चीज ये कि देखें, मैं एक बात बोलूं आपको, पहले भी और अभी भी ये बात बोलता हूं कि मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उसमें 100% रियलिटी बेस्ड बातें थी, सही है, जिसका आज आपको जो एक मतलब इजलास हुआ, जो भी हुआ पार्लिमानी उनके साथ बैठ के और सारी चीजें, उसका एक रिपरकशन आपको मिला। और जो आज उन्होंने रिजल्ट दिया है कि फौज पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहेगी और सारी चीजें रहेगी, अच्छी बात है। हमारा स्टैंड यही है कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपके लीडर इमरान खान कितने अरसे क्या क्या बातें करते रहे, आपने 126 दिन सिविल नाफरमानियां की, आपने असेंबली पे हमले कराए, आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कपड़े टांग दिए उठा के, आपने एसएसपी ऑन ड्यूटियों को रोडों पे मारा है, क्या क्या नहीं किया आपने, पीटीवी पे आपने हमला किया, आज वो केसेस कहां गए? आप चीख चिल्ला के कुछ नहीं साबित कर सकते, रियलिटी बेस्ड बात करें। आज पाकिस्तान की आवाम ने पीटीआई को प्रॉपरली मुस्तरद कर दिया। कल एपीसी जो हुई, आज तक इन 2 सालों में इस तरीके की एपीसी नहीं हुई, जो सुबह से लेकर और शाम तक सारे एपीसी वाले वहां बैठे रहे और प्रॉपर सारी चीजें हुई, सारी पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और अब आपको नजर आएगा इमरान खान परेशान हो गए। अच्छा, ये तो पता ही नहीं लगता कि इनके वुज़रा कितने, मतलब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स कितने, सारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं। अच्छा। वो आज एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो पूरे है वो पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन पूरे पाकिस्तान की उनके पास इंक्वायरी होती है, वो पीछे बंदूक रख के मीडिया से बात कर रहे हैं। यार आप मुझे बताइए कौन सा कॉमन सेंस है, कहां से आ गए ये लोग, कौन से लोटे, सारे लोटों को उठा के। अच्छा, मसला पता है क्या है रिदा, इनकी भी गलती नहीं है बेचारों की, मैं इनको बेचारा कहूंगा
क्योंकि इनके पास टीम ही नहीं है। नून लीग से ले लो, पीपल्स पार्टी से ले लो, फलाने से ले लो, उनको लाके बिठा दो। जब वो आएगा ना, आपको अपना वोट देगा, तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा। अच्छा, कोई लीडरशिप नहीं है, नो वन लीडरशिप। हाँ, अच्छा, चले लेट मी गो टू हलार वसान साहब एज वेल। मिस्टर हलार वसान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जरदारी साहब, अभी भी हम जो देख रहे हैं, देयर इज अ डिवाइड इन ऑपोजिशन एज वेल स्टिल। मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज गिविंग दिस स्टांस, और वो बहुत ज़्यादा इस पे ज़्यादा जो है वो फोर्सफुली अपनी बात को कह रहे थे कि जी होना ये चाहिए कि जी नए इलेक्शन हो, नए इंतखाबात की तरफ जाएं। मुस्लिम लीग नून भी जो है वो इस पे थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आती है कि इन हाउस तब्दीली की बजाय जो है वो किसी तौर से जो है वो इलेक्शंस की तरफ जो जाने की बात जो बार बार हो रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो इन हाउस तब्दीली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त, जो इंटरनली मेरे भी अपने जो जराए कह रहे हैं। तो ये इस वक्त भी देयर इज अ डिवाइड एंड रूल वाला सिनेरियो है। कल के ऑपोजिशन ने एपीसी की बहुत अच्छा हुआ कि जी हुई, बड़ी कामयाब नजर आई देखने के लिए वैसे सामने से। लेकिन जो उसके इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि नताइज सामने आ रहे हैं और जो सारी चीज़ें अब इसके बाद हुकूमत की तरफ से आ रही हैं खासतौर पर, सो ये जो डिवाइड की जो बात है उस पर क्या पीपल्स पार्टी अपना स्टांस क्लियर करेगी अब मजीद, या तो मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग आप वाले स्टांस की तरफ आएंगे या फिर आप लोग उनके स्टांस की तरफ जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखिए, पहले तो हमें मकासद देखने पड़ेंगे कि एपीसी क्यों हुई कल। आपको अगर देखना चाहिए कि जो पीटीआई लेड गवर्नमेंट है 2.5 years की परफॉर्मेंस है, उसमें लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ पे वो फिल नहीं हो पाए। ठीक है, तो कल 11 पार्टीज़ का यूनाइटेड था ऑपोजिशन का। उनमें ये तय पाया कि वो इमरान खान का रेजिग्नेशन चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जलसेस करेंगे अभी, और लॉन्ग मार्च जनवरी में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो आपकी रही बात कि डिवीजन का शिकार है ऑपोजिशन, ऐसी सूरत हाल बाद में पैदा की गई आफ्टर द एपीसी, पर वैसे है नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये हमेशा जो पास्ट में हो चुका है 2 years में, कभी मौलाना साहब, कभी नवाज शरीफ साहब को, कभी पीपल्स पार्टी एक पेज पे नहीं थे, अब सारे एक पेज पे हैं। अभी इनको टफ टाइम देने वाले हैं। मैं आपको अगर चंद गुजारिश कर दूं कि क्या क्या इनके पॉलिसीज थे, हम क्यों एपीसी करना चाहते हैं और क्या मकसद है हमारा। देखें, फर्स्ट अगर आप उसको देखें कि हम देखते हैं कि इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में हम बात करते हैं कि जब इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए, उनका रेशियो भी बढ़ जाए, हाउसिंग जो 5 मिलियन जॉब्स जो इन्होंने 5 मिलियन हाउसेस जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो भी नहीं मिले। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जीडीपी आप देखें, ये तो कहते हैं कि भाई कोरोना वायरस की वजह से हमारा डिक्रीज हुआ है, पर आप उनसे 8 months पहले की अगर आप पोजीशन मांगेंगे तो वो भी यही है कि वो -1 point some थी, अभी 0.4 पे माइनस पे, और ये जब 2018 में हुकूमत आई थी तो 5.6 पॉजिटिव में थी। ठीक है, फेडरल एक्सचेंज रिजर्व्स आप देखें, ठीक है, लोन एक इदारा है जो एस्टिमेट करता है कि पीटीआई एक साल में $15 बिलियन लोन लेती है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कई कराची स्टॉक एक्सचेंज जो आपके बताती है कि कितना कॉन्फिडेंस है बिजनेसमैन में, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 42,000 पे स्टक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे इनकी फॉरेन पॉलिसी में फुकदान है, आप देखेंगे इनके कश्मीर इशू पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, और बाद में फेक पायलट इश्यूज पे क्या था, उसके बाद कितनी हमारी इंटरनेशनल इमेज डिक्रीज हुई। ठीक है, मैं और चौथा पॉइंट ये रेस करना चाहूँगा कि कुछ इनके हैं इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स, बदकिस्मती से ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनेगा, उसमें वही पुराने चेहरे, खास करके शेख रशीद साहब, या आप देखें एक दफ़ा फैसल वाडा बूट लेके आए थे, या आप देखें कि फयाजुल हसन चौहान साहब आजकल पे कर रहे थे, ये इंटरनेशनल मीडिया पे हमारा असर होता है। तो ऐसा होगा तो लोग क्या सोचेंगे। और दूसरा मैं ये भी आपको करना चाहूँगा बात कि ये कह रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस कर रहे हैं इसलिए सारे मिल गए, ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि नेब में अभी भी इनके काफ़ी केसेस चल रहे हैं, बिलखुसूस उस्मान बोजदार साहब के, अलीमा बाजी साहिबा के, इमरान खान साहब के, तो वो भी आवाम को देखने चाहिए कि क्या मतलब ये भी तो फरिश्ते नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, शुगर कमीशन का क्या हुआ, जहांगीर तरीन साहब को FIR ने बुलाया, वो नहीं आ रहे, वो पेश नहीं हो रहे। तो मतलब आप जहाँ बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो एक इंडिविजुअल रूल ऑफ लॉ से ऊपर है, इसलिए नहीं आ रहा ना।
ठीक है। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि इनएफिशिएंसी है, इनकॉम्पिटेंसी है, ये अभी मोटरवे का इंसिडेंट हुआ है, अभी तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया। ये आप बताएं पुलिस का किरदार क्या है? ये सारी वजूहत हैं जो आप समझते हैं कि एपीसी को जो है वो किया गया है और इसकी सारी चीजें ठीक है। मैं इस वक्त हमें ज्वाइन करें रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कल की एपीसी के बाद जो सारी सिचुएशन इमर्ज हुई है इस वक्त, और फिर अब जो हम आज एक नई डेवलपमेंट देख रहे हैं कि जिस तरह से अस्करी क़यादत की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई है और उसके बाद जिस तरह कहा गया है कि जी फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए ख़ास तौर पर, और जो फ़ौज को सियासी मामलात हैं उससे दूर रखने पर भी फ़ौज ने जोर दिया है। ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है पॉलिटिकल सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, और फिर इस तरह से इस तरह की बात होना, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो को? मैं चाहूँगी आप एनालिसिस करें थोड़ा सा इस पर, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से इस पर बात कर सकते हैं और बता सकते हैं चीज़ों को। देखिए, बात यह है कि एपीसी करने का मकसद कोई होता है, एक एजेंडा होता है और आपकी कोई रीजन होने चाहिए। जब आपकी सारी लीडरशिप करप्शन में इन्वॉल्व होती है, हर एक के ऊपर नैब के केसेस बने हुए हैं, कुछ मुजरिम है कुछ मुलजिम है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुजरिम है, शहबाज शरीफ, हकाना बासी, एहसन इकबाल, सब के सब मुलजिम है, केसेस चल रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को क्या बताना चाहते हैं, उनको क्या गुमराह करना चाहते हैं? आपका क्या एजेंडा है? क्या आप ये चाहते हैं कि आप हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे और उसके बाद आपको पहले आपने FATF के ऊपर जो कुछ किया वो नजर आ रहा है, आप अपने पॉइंट बताते हैं, 38 में से 34 पॉइंट आप चाहते हैं नैब के चेंज कर दिए जाएं, सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर केसेस करते हैं हुकूमत को प्रेशर डालेंगे कि फिर हम ये काम करेंगे। एक तो ये बात है। सेकंड ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है जी, उसमें उन्होंने क्या बात की सिवाय कौमी अदारे को टारगेट करने के अलावा? उन्होंने कोई बात की, अपना वेंडेटा इस्तेमाल किया, एनिमी का नैरेटिव, एग्जैक्ट नैरेटिव आपने और पढ़ाया। और आप इंडिया के चैनल पे देखें किस तरीके की आज के अखबारों में खबरें आ रही हैं, टीवी चैनल में वहाँ धमा चौकी मचाई हुई है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है और उसने फौज पर ये करके, बिकॉज उनका नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज का जो आपस में एक एतमाद है उसको कम कर दें, फौज को दूरियां कर दें, फौज को कमजोर कर दें, और ये सिर्फ जनरेशन और हाइब्रिड वॉर का एक हिस्सा है, हमें ये समझना चाहिए। लेकिन दे डोंट रियलाइज कि अगर इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, अगर यहाँ पर उनकी फौज कमजोर थी तो उन्होंने उनको तोड़ दिया। पाकिस्तान की फौज बहुत स्ट्रांग है, बैटल हार्डेंड में 40 साल से लड़ाई करी देते हैं खिलाफ। तो यहाँ पर पाकिस्तान की फौज मजबूत होगी तो फेडरेशन मजबूत है। जो उनका नैरेटिव है कि फौज कमजोर करें, पाकिस्तान के हिस्से छोटे कर दो। सही ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको ये लग रहा है कि सियासी मैच्योरिटी तो हमारी कहीं नजर हमें नहीं आती ना हुकूमत में? अगर ऑपोजिशन की तरफ से इस तरह की, कल आप जैसे कि खुद भी कह रहे हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह की बात की है, तो इसी तरह की बातें कुछ बीच में हम देखते हैं कि हुकूमत के वुज़रा या हुकूमती बेंचेस की तरफ से भी कुछ इस तरह के कम अकल लोग होते हैं जो कि हमें नजर आते हैं स्टूपिड किस्म की हरकतें करते हुए। जैसे कि फैसल वाडा साहब की बात करूं, एक टॉक शो में उन्होंने जिस तरह की कुछ महीनों पहले जो हरकत करी वो भी आपके सामने है। तो ये जो सियासी मैच्योरिटी की जो बात है वो क्या दोनों तरफ से लैक कर रही है इस वक्त, हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के दरमियान? देखिए, हुकूमत की कमजोरी ये है कि हम हुकूमत की जो टीम है उनके निगोशिएटिंग स्किल बहुत कमजोर है। होता ही है जैसे एपीसी हो रही थी, अब हुकूमत के कुछ वज़रा जो कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो डील करना चाहते हैं, वो एपीसी वालों से करते, छोटी जमातों से कम अज कम करते, उनको ना आने देते। आप कहेंगे आ जाओ जो मर्जी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपने निगोशिएट करें, उनको स्टिक एंड कैरेट दिखाएं और उनको दूर रखें। एक तो ये बात है। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि ये ऑपोजिशन की वो इस वक्त बहुत बुरी तरह टेस्टेड है। एक तो अभी नैब के 120 और ये जो है अकाउंटेबिलिटी कोड बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 3 महीने में हर रेफरेंस का फैसला होगा, तो उनको तलवार लगती है, इसलिए वो प्रेशर करेगा किसी भी कभी खत्म हो जाए, क्योंकि जब वो केस चल पड़े तो या उनको पैसा देना पड़ेगा या चीज देना पड़ेगा, तो एविडेंस उनके खिलाफ है। ये चीजें हैं, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि इस वक्त इंडिया की फौज फ्लैग ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी 3 कश्मीरियों को शहीद किया है, उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आपने देखा कि वहां पर उनको क्या मार पड़ रही है।
ये इन्वायरमेंट में आप अपनी फौज के बारे में कभी कोई बात नहीं करते। आपने कभी इंडिया में इंडियन फौज और रॉ के बारे में किसी चैनल को या अवाम को बोलते देखा? यहाँ पर तो आपने मतलब फौज कैसे आती है, आप ये बताइए कि फौज, हुकूमत फौज को बुलाती है जब भी, चाहे वो आपका फ्लड हो या आपके ये जलजला आ जाए या आपकी कुछ सड़कों की प्रॉब्लम है, तो उस वक्त फौज को हुकूमत खुद बुलाती है, वरना फौज खुद नहीं आती है। आप क्यों बुलाते हैं? जब नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो या ये बुलाते हैं तो फौज को आना पड़ता है कि हुकूमत के ताबे है फौज। दीज आर द फैक्टर जिसकी वजह करना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज हारिस साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपकी तरफ आऊँगी। दीवान सचिन साहब बताएं कि देखिए, अगर ऑपोजिशन इस वक्त नाला है, जैसे कि वो भी कह रहे हैं, अगर फ्रस्ट्रेटेड है या कोई इस तरह की बात है या कहीं भी जब बात करने की बात आती है तो हुकूमत का काम है कि वो जो है बैठ के ऑपोजिशन के साथ चीज़ों को हैंडल करे, ना कि मिस हैंडल करे। जैसे कि उन्होंने भी कहा कि कुछ वुज़रा इस तरह के और कुछ लोग इस तरह के आगे आके बात इस तरह की कर देते हैं कि ट्रिगर कर जाता है मामला रादर देन कि वो अफहाम तफहीम के साथ जो है हल हो, और यहाँ तक मामला फिर पहुंच गए। देखिए क्या क्या रही है। हाँ। ये जो FATF बिल था हाँ। ये पिछले 1.5 महीने से लटक क्यों रहा था? हाँ। क्योंकि इनको एक किसी टाइप का NRO चाहिए था। अच्छा। हमने वो मना कर दिया, NRO हम नहीं देंगे, तो आपने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। हाँ। सेनेट में बिल रिजेक्ट हो गया, नेशनल असेंबली ने पास किया, सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद ज्वाइंट सेशन में पास हुआ। आपको ये पता है हमारे नंबर कम थे ज्वाइंट सेशन में, इनके 36 लोग आए ही नहीं। वो क्यों नहीं है? हमने रोका उनको। ऑब्वियसली इन्होंने ही रोका होगा ना कि आप लोग नहीं आना। ये सिर्फ डबल गेम्स खेलते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। मुझे याद है, ये बात मैंने अभी भी पहले भी की, ये जो जितनी तकरीरें करते हैं, कल कोई वोट आ जाए इस टाइप का, ये लोग सब पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं। सादिक संजरानी साहब इलेक्शन क्यों जीते? इन्हीं के सेनेटर्स फिरे होंगे ना। तो इन्होंने कभी इंक्वायरी की कि आप लोग के जो सेनेटर्स फिरे हैं? देखिए, PTI की एक बात तो मानने वाली है, KPK में हमारे 20 MPA फिरे, खान साहब ने इनको पार्टी से निकाल दिया क्योंकि हम 2 सेनेट की सीटें कम जीते जो हमें जीतनी चाहिए थी। ये लोग के 9 सेनेटर फिर गए सादिक संजरानी साहब वाली इलेक्शन में। इनके जो कैंडिडेट पार्टी के थे वो सेनेटर्स, वो पीपल्स के थे या नून लीग के थे, अपोजिशन के तो थे। मैं तो नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी के थे, जिसके भी थे। 9 सेनेटर फिरे, इसलिए सादिक संजरानी साहब का नो कॉन्फिडेंस फेल हुआ था। इन्होंने कभी इंक्वायरी की कि वो 9 कौन थे? आज हमें पता चल सकता है हमारे कौन से 20 KPK में MPS थे जिन्होंने सेनेट में हमें धोखा दिया। इनको नहीं पता चलता? सब कुछ चलता है। इतने होशियार अगर मैं हूं बाहर बैठा हुआ, तो इनकी तो पार्टियां बहुत पुरानी पार्टी हैं, दे हैव ऑल द ब्रेन्स इन द वर्ल्ड, उस पर तो मैं कोई डाउट नहीं कर रहा। जो बैरिस्टर साहब एक बात कर रहे थे, जी इनकी फॉरेन पॉलिसी गलत है। जी शाह महमूद साहब जब आपके फॉरेन मिनिस्टर थे तो बहुत अच्छे थे, हमारे हो गए तो बहुत बुरे हो गए। हो नहीं सकता ना, लॉजिकल नहीं। अच्छा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है अपना, क्या नाम है इनका यार, हफीज शेख साहब, ये ओरिजिनली मुशर्रफ साहब के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसको 2 बार सेनेटर PPP ने बनाया, एक बार भी नहीं, 2 बार सेनेटर बनवाया PPP ने। आज ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, तो पॉलिसी यही बना रहे हैं ना, डिपार्टमेंट यही रन कर रहे हैं, तो उस पर इनको एतराज हो जाता है। मतलब जब ये इनके थे तो बहुत अच्छे थे, ये तो बिल्कुल सुरखाब के इनमें पड़ लगे हुए थे, वो हमारे हो गए, वही फॉरेन मिनिस्टर है, वही फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन अब बहुत बुरे हो गए। मतलब यार कि ये नहीं हो सकता जो ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये जब बात कर रहे थे, जो नवाज शरीफ साहब भी बात कर रहे थे, हमारे मेरे दोस्त अपना फाद साहब भी बात कर रहे थे, जी हमें उनसे एतराज है कि मिलिट्री की इंटरफेरेंस नहीं है। 84 में ज़ियाउल हक वाज डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। 79 में उन्होंने भुट्टो साहब को हैंग किया था। क्या ये हिस्ट्री नहीं है? 84 में ये मियां नवाज शरीफ साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर बने। क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? 85 में उनके ये CM पंजाब बने। 90 में जब गुलाम मुश्ताक साहब ने बेनजीर साहिबा की हुकूमत गिराई थी तो किसको लाए थे? मियां नवाज शरीफ आ गए। ऑल द वे ये क्या चलता रहे, हम नहीं देखते रहे क्या? अच्छा, जब वो कियानी साहब को एक्सटेंशन दी 3 साल की तो सब बहुत अच्छे थे, लेकिन बाजवा साहब को दी तो बहुत बुरे। यार खुदा का नाम लो, जो सारी हरकतें आप लोग करते रहे हो, सियासत हो रही है पुरानी, नहीं वो नहीं हो रही है, वही हो रही है। तो फिर मान लिया आपने भी कि आप लोग सब गिल्टी हैं वहां पे। पुरानी सियासत हो रही है। नहीं तो फिर आपने मान लिया, फिर आपने मान लिया कि फिर आपने मान लिया ना, फिर आपने मान लिया ना कि आप लोग भी सारे गिल्टी थे उस टाइम पे, सारे वही कैबिनेट के पर्पस है। चलिए फाज शफीक साहब आपकी तरफ आऊंगी मैं। फाज शफीक साहब ये बताएंगे, वो ये बात भी दुरुस्त है कि देखिए इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो अगर देखें पाकिस्तान का, तो उसमें इंडिया हमारे बहुत ज्यादा जो है खिलाफ
खिलाफ है। ऑलरेडी भारत की लॉबी बड़ी सरगर्म है पाकिस्तान के खिलाफ, हर जगह में नजर आती है और इस वक्त ज्यादा है इसलिए क्योंकि इंडिया को आइसोलेट करने में पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा कलीदी किरदार रहा है। आखिरी प्रोजेक्ट ईरान से भी धक्के मार के निकाल दिया गया है उसको। अब सवाल यही है कि जी चूंकि वो अकेला हो गया है तो वो इसलिए ज्यादा कोशिशें करता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई चीजें ट्रिगर करे। इस सिचुएशन में इस तरह की बात इतने इस तरह से करना ऐसे प्लेटफॉर्म पे, दैट वाज राइट इनफ? क्या जरूरत क्या थी इसकी? अगर बात ही करनी थी एजेंडा पीटीआई को हटाना है, एजेंडा वजीर आजम इमरान खान साहब को हटाना है क्योंकि उनकी माशी, जैसे कि पीपल्स पार्टी कह रही है, उनकी माशी पॉलिसियां, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी सारी चीजें सही नहीं है, तो फिर बात उस पर होनी चाहिए थी। फिर ये बात कहां से कहां ट्रिगर कर गई? देखिए सारी बातें होनी चाहिए थी। हाँ। सही है, जो रियलिटी है वो बातें होनी चाहिए थी। मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां तक आपने बात की इंडिया की, तो किसी का आप मुंह बंद नहीं कर सकते जो बोले। सही है, आपके जब वजीर जूते लेके बूट लेके टॉक शोज में बैठ रहे हैं तो इंडिया ने कितनी उसको हवा बनाया था, ये पूछ लें जरा भाई से। आपके वजीर बंदूकें लेके बैठ रहे हैं, क्या मतलब आप मुझे बताएं ना, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बंदूक लेके? यार आप मिनिस्टर हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके पीछे बंदूक रखी हुई है? आर यू इन सेंसेस? फयाजुल हसन चांद साहब सही है। अब ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे थे, उन्होंने स्ट्रेट अवे मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज साहिबा को, सबको मुजरिम कह दिया, सारी चीजें कह दी। माशाल्लाह हारिस नवाज साहब मुशर्रफ साहब के बहुत करीबी साथियों में से थे। सही है, इनके बेटे को भी उन्होंने नवाजा माशाल्लाह। खुर्रम हारिस को आज वो सऊदी अरब में एक ऑयल कंपनी के बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, जो उस वक्त के टाइम में गए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। सही है, और जो अरशद मलिक थे जिन्होंने मियां साहब का केस सुनाया था, उनके खिलाफ क्या चीजें साबित हुई? हमने तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, हमने तो उनको नहीं हटाया। तो क्या मियां नवाज शरीफ के साथ फैसला जो आया है वो सही था? जो वीडियो लीक्स हुई थी मरियम नवाज ने की थी। सही है, हर किसी को बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम क्या हैं और हम क्या थे। सही है, मैं ये बात कहता हूं। मेरी सिर्फ ये बात कहने का मकसद है कि आज जो इजलास हुआ वो कल की एपीसी के बाद आज इजलास हुआ ना, अस्करी क़यादत और पार्लिमानी क़यादत का मिलके, और उसमें क्या फैसले किए गए कि फौज पॉलिटिकल मामलात में नहीं जाएगी, रोका जाएगा। और एक बात ये भी आई कि फौज नहीं होती पॉलिटिकल मामलात में। ये दो बातें इसमें थोड़ा सा तसादुम है कि नहीं भी जाएगी, उसको रोका भी जा रहा है, और ये भी बयान आया कि वो नहीं भी है। तो मतलब वो ये चीज समझ में नहीं आती। देखिए हमारा कोई अल्लाह ना करे किसी का, हमारी पाकिस्तानी फौज है, हमारे बॉर्डर्स पे प्रोटेक्शन देती है, उनका काम है जो वो अपना काम करें। मियां नवाज शरीफ ने जो बात कही आसिम बाजवा साहब के खिलाफ कही, उनके खिलाफ केस आ गया, आप इंक्वायरी करें, आप नैब से इंक्वायरी कराएं, जिससे भी इंक्वायरी कराएं, सबसे पहले उनको इस्तीफा दें। यहां जब अकामा निकला था तो सीटों से उछल रहे थे, इस्तीफा दो इस्तीफा दो, तो ऐसा ही था। वजीर आजम साहब को क्रिटिसाइज करना चाहिए ना, हुकूमत उनकी या उनके सिटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए वजीर आजम तो ना है ले, अच्छा, वजीर आजम से तो कोई किसी को बईद ही नहीं है। जिस वजीर आजम को टीवी पे देख के पता लगता हो डॉलर के रेट बढ़े, उससे आपको एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? नहीं, उससे एक्सपेक्टेशन रखे जो 7 साल के लिए सदा कर रहे हैं। हाँ। सही है, आपके पास कोई कंफर्म वो नहीं है, लेकिन आप शोर ज्यादा कर रहे हैं। रियलिटी बेस्ड बात करें। सही है, वजीर आजम कोई रिलीफ दे चुका आज तक? कराची आया था वजीर आजम कराची से सबसे बड़ा झूठ बोला। कितना इस दफा टैक्स रेट था कराची का? आपने देखा लियाकताबाद की एक मार्केट ने इतना टैक्स दिया है, सारी रिपोर्ट्स आपके सामने। कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है, जहां पे आपके एमपीए एमएनएस जीते हैं, आवाम रोडों पर रुल रही है। आपका वजीर आजम कराची आया, एक जगह का दौरा किया कहीं पे, इवन के इत्तेहादियों से मीटिंग कर ली, अपने लड़ाई झगड़े खत्म करा। यार मैं आपको बता रहा हूं, वजीर आजम आए ही सिर्फ अपने एमपीएस के लड़ाई झगड़े खत्म कराने थे। वो उनके खिलाफ खड़े होकर बोलता। यार मुझे बताएं, वो राइट हैंड मोटरवे वाले मुराद सईद और आमिर लियाकत असेंबली में लड़ रहे, आप अपोजिशन से लड़े, आप आपस में लड़ रहे। मैं वही बोल रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन जब ज्यादा हो जाते हैं ना, हाँ। तो यही मसला होता है। मांगे तांगे की जब गवर्नमेंट बनती है तो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो ऐसी होती है कि आपकी कोई नहीं सुनता। आपके इत्तेहादी आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए की जो लॉलीपॉप आप देके गए कराची वालों को, झूठ है सरासर। 800 अरब रुपए के पैकेजेस पीपल्स पार्टी पहले अनाउंस कर चुकी है। चले मैं इस पे फिर बात नेक्स्ट उसमें करती हूँ। हलाल वसान साहब आपकी तरफ आऊंगी, मेरे पास टाइम कम है, बिल्कुल मुझे वाइंड अप करना है। मुझे बताएं अब इस वक्त क्या स्टांस होगा, क्योंकि इस वक्त भी हमें, मैंने जैसे कि शुरू में भी कहा कि अभी जैसे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी कह के गए हैं, अभी इस वक्त
क्या 1 पॉइंट एजेंडा पे सब आ गए हैं, मौलाना फजल रहमान आप लोग और ये, क्योंकि बातें इस वक्त भी डिवाइडेड लग रही हैं? जी, एपीसी जो कल हुई थी वो खुश आइंदा बात थी। हाँ। क्योंकि देखिए हमेशा जब ये भी 126 दिन धरने दे रहे थे, हाँ। तभी भी तो ये अपना तारिक कादरी के साथ वो कर रहे थे, टफ टाइम दे रहे थे। अब हम दे रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। ये क्यों हो रही है? देखिए नवाज शरीफ साहब ने या कल बिलावल साहब ने मीडिया सेंसरशिप की बात की, उन्होंने डिफेंड किया जो लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको डिफेंड किया है। अगर उस सेंस में अगर ये पाकिस्तान के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अगर ये डिफेंड कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। अगर आप देखें कोरोना वायरस की इनके पास पूछ लें कोई पॉलिसी थी? मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि इमरान खान साहब एक ही दफा आए, कब आए वो लास्ट टाइम? बस एक ही दफा होके अपने गवर्नर से कैबिनेट से मिलके चले जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। 14 सीट्स उनको मिली है, यहाँ के लोगों की काफी एक्सपेक्टेशंस है। अभी ये लोकल बॉडीज में क्लीन चिट हो जाएंगे, लोग वोट नहीं देंगे इनको। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अभी अपोजिशन यूनाइटेड है और हम भरपूर किरदार करेंगे। आप देखेंगे जल्द से भी देखेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि एक हम सड़कों पे भी निकलेंगे, जो हमारे लीगल राइट्स हैं वो हम लेके रहेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया दीवान सचिव साहब आपका, फहद शफीक साहब आपका, बैरिस्टर हलाल वसान साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाज़रीन आपके सामने सारी सिचुएशन है इस वक्त। एपीसी के बाद जो है क्या इन हाउस तब्दीली होगी या इलेक्शंस की डिमांड पूरी होगी, लॉन्ग मार्च, सड़कों पे निकलना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कब से जो है इम्प्लीमेंटेशन इन सारी चीज़ों की होगी, सवाल ये है। और क्या आया ये वाकई अपने आप को बचाने के लिए है या फिर अवामी मफाद के लिए जो है या अवामी भलाई के लिए जो है ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? दिस इज़ एक्चुअली द पॉइंट। वेल, फैसला आप खुद करना है कि आखिरकार माजरा क्या है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।